कहानी की शुरुआत हरूटो नाम के एक छोटे बॉय से होती है जो कहीं जाने की तैयारी कर रहा है और उसका चाइल्डहुड फ्रेंड मियारू आंसू बहाते हुए उससे ना जाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। यह पल हरूटो की यादों का एक फ्लैशबैक बन जाता है जो उसे बस में सफर करते समय बार बार याद आता है। अचानक एक तेज ट्रेन बस से टकरा जाती है और हरूटो बाकी यात्रियों के साथ ट्रैजिक तरीके से मारा जाता है। एक डार्क रूम में जागते हुए हरूटो अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक मैलनरिश्ड लड़के के बॉडी में पाता है। वो कंफ्यूजन में है क्योंकि उसकी मेमोरीज उलझी हुई हैं और उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो अब भी बड़ी हरूटो है, जापान का 20 साल का स्टूडेंट, या ये गरीब सा दिखने वाला लड़का। वो सोच ही रहा होता है कि कहीं फीवर ने उसके दिमाग पर असर तो नहीं किया। तभी कुछ मेन कमरे में प्रवेश करते हैं। वे खाना लेके आते हैं और उसे रियो नाम से पुकारते हैं। खुद खाना एंजॉय करने लगते हैं लेकिन भूखे रियो को कुछ नहीं देते। स्थिति और खराब हो जाती है जब वो शिकायत करते हैं कि वो उससे स्मेल आ रही है और उसकी बदबू उनके खाने का स्वाद स्पॉइल कर रही है। जब वे उसे नहाने के लिए बाहर भेजते हैं तो भूख से तड़पता रियो खाने की तलाश में झाड़ियों की ओर निकल जाता है और बेरीज खोजने लगता है। झाड़ियों में झांकते हुए हरूटो की पुरानी यादें तेजी से घूमने लगती हैं और उसे याद आता है कि वो जापान का एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट था। लेकिन ये जानते हुए भी वो खुद को मजबूर करता है कि अब वो हरूटो नहीं बल्कि रियो है, बेल्ट्रम किंगडम की स्लम्स में जीने वाला एक गरीब लड़का। अब इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हुए वो अपने मिशन पर फोकस करने का फैसला करता है, अपनी मदर की मौत का बदला लेना। वो उसे याद आता है कि कैसे वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था और उसकी माँ ने बताया था कि वे ऐसे देश से आए हैं जहाँ सभी के हेयर ब्लैक होते हैं। रियो अपने थॉट्स से बाहर निकलता है जब 4 लोग सफ़ेद वस्त्रों में उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने कोई पर्पल हेयर लड़की देखी है। शुरुआत में रियो उनसे डरता है लेकिन उनमें से एक वाइट हेड गर्ल खुद को सीलिया बताती है और बहुत पोलाइट होकर उससे पूछती है। रियो ने बताता है कि उसने किसी पर्पल हेड लड़की को नहीं देखा। फिर सीलिया अपने मैजिक से आसपास मौजूद सॉर्सरर्स का पता लगाने की कोशिश करती है और शॉक हो जाती है जानकर कि रियो के पास बहुत पावरफुल मैजिक मौजूद है। हालांकि उन्हें लड़की नहीं मिलती लेकिन सीलिया रियो की मदद के लिए उसे थैंक यू कहती है और जाने से पहले उसे कॉइन्स से भरा एक पाउच देती है। कॉइन्स को अपने कपड़ों में छुपाकर रियो उसी घर में लौटता है जहां वो उठा था। लेकिन तभी अचानक एक मास्क मैन उस पर अटैक कर देता है। लकी ये रहता है कि हमलावर का नाइफ उस पाउच पर लगता है और रियो बच जाता है। हमलावर दोबारा हमला करने वाला होता है कि अचानक टाइम फ्रीज हो जाता है और एक पिंक हेड लड़की का एस्ट्रल प्रोजेक्शन उसके सामने प्रकट हो जाती है। वो उसके चीक्स को सॉफ्टली छूती है और उसे बताती है कि वो अपनी मैजिकल एबिलिटीज का कैसे यूज करे। रियो अपने अंदर से एक मैजिकल ऑरा निकालना शुरू करता है और धीरे धीरे कोरुटो की मार्शल आर्ट्स की यादों को अपनी नई शक्तियों के साथ ब्लेंड कर देता है। उस पिंक हेड लड़की के दिए गए नॉलेज का यूज करते हुए वो एक स्पेल कास्ट करता है जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो मास्क मैन को बेहोश कर देता है। उस आदमी को हराने के बाद रियो को कमरे में रखे एक बैग से आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक पर्पल हेड लड़की होती है। वो उसे रॉयल पैलेस ले जाने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन बेहोश अटैकर को देखकर वो खुद भी फेंट हो जाती है। रियो उसे पैलेस ले जाने का फैसला करता है लेकिन तभी पहले से मौजूद व्हाइट क्लॉक लोग उसे देख लेते हैं। वे मान लेते हैं कि रियो में किडनैपर्स में से एक है और उसे इंटेरोगेशन के लिए रॉयल पैलेस ले जाते हैं। इस बीच जिस घर में रियो पर हमला हुआ था वहां रॉयल गार्ड्स पहुंचकर सर्च करते हैं और एक और मास्क मैन को पाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे उससे पूछताछ कर पाएं दूर खड़ा एक मिस्टीरियस मास्क मैन एक रेड क्रिस्टल क्रश कर देता है जिससे वो आदमी मुंह से झाग निकालते हुए मर जाता है। पैलेस के नीचे डंजन में नाइट्स के वाइस कैप्टन चार्ल्स रियो को ब्रूटली टॉर्चर करता है। चार्ल्स चाहता है कि रियो कन्फेस करे कि वो प्रिंसेस के किडनैपर्स में से है लेकिन रियो बार बार अपनी इनोसेंस प्रूवित करता है। कुछ देर बाद पर्पल हेड लड़की जो असल में प्रिंसेस फ्लोरा है वो अपने चैम्बर में जागती है। सीलिया और एक पिंक हेड वुमन वनेसा जो उसकी देखभाल कर रही थी उसे बताती हैं कि उसके बेहोश होने के दौरान क्या हुआ। प्रिंसेस फ्लोरा तुरंत डिमांड करती है कि वो रियो से पर्सनली मिले। जब वे डंजन में पहुंचते हैं तो सीलिया और वनेसा ये देखकर शॉक हो जाती हैं कि चार्ल्स ने उस छोटे रियो के साथ कितनी क्रूएल्टी की है। फ्लोरा तब उसे समझाती है कि वो इनोसेंट है और वास्तव में उसी ने उसे किडनैपर से बचाया था। फिर वो चार्ल्स से रिक्वेस्ट करती है कि रियो को फ्री कर दिया जाए और उसके पास पहुंचती है। अपनी स्पेशल मैजिकल पावर्स का यूज करके सीलिया रियो के वुंड्स हील करती है और वो बेहोश हो जाता है। बाद में रियो महल के एक चैम्बर में जागता है और सीलिया उससे रॉयल गार्ड्स के द्वारा किए गए हार्श बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। वो ये भी बताती है कि प्रिंसेस फ्लोरा को बचाने के लिए किंग खुद उसे धन्यवाद देना चाहते हैं। रॉयल थ्रोन हॉल में किंग और क्वीन अपनी दोनों डॉटर्स प्रिंसेस फ्लोरा और क्रिस्टीना के साथ बैठे हैं। कुछ ही देर बाद रियो को उनके सामने लाया जाता है। अब उसके बाल अच्छे से ट्रिम्ड हैं, वो साफ सुथरा और एलिगेंट कपड़ों में है। किंग प्रिंसेस फ्लोरा को बचाने के लिए उसका आभार व्यक्त करते हैं और उसे बेल्ट्रम रॉयल अकेडमी में एडमिशन देकर रिवॉर्ड करते हैं। रियो इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है और प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले लेता है। लेकिन जब अकेडमी में सीलिया उसे क्लास में इंट्रोड्यूस करती है तो रियो तुरंत अनकंफर्टेबल महसूस करता है क्योंकि नोबल क्लास उसके सिंपल होने का मजाक उड़ाता है। क्लासेस के बाद रियो सीलिया की लाइब्रेरी में मदद करता है। सीलिया उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की तारीफ करती है जो उसने 5 सालों में दिखाई। रियो मजाक में कहता है कि जब से वे पहली बार मिले थे सीलिया में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की।
बाद में दोनों साथ में टी पीते हैं और रियो बताता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो यागुमो रीजन में अपने पेरेंट्स के होमलैंड जाना चाहता है क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स उसके साथ बहुत बैड बिहेवियर करते हैं। कुछ समय बाद बेल्ट्रम रॉयल एकेडमी और रॉयल गार्ड्स के बीच एग्जीबिशन टूर्नामेंट शुरू होता है। रेफरी एल्फ्रेड पहला मैच अनाउंस करता है जो रियो और गार्ड्स के वाइस कैप्टन चार्ल्स के बीच होता है। वही चार्ल्स जिसने 5 साल पहले उसे टॉर्चर किया था। चार्ल्स रियो को मॉक करके इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो शांत रहकर रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाता है। डुएल शुरू होता है। दोनों फियर्स फाइट करते हैं और अपनी वुडन स्वॉर्ड्स पूरी ताकत से भिड़ाते हैं और रियो हर अटैक का जवाब देता है, जिससे चार्ल्स रेज में लड़ने लगता है। जीतने की डेस्परेशन में वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रियो पर वार करता है, लेकिन आखिरकार रियो जीत जाता है और चार्ल्स की स्वॉर्ड छीनकर उसे डिफीट कर देता है। चार्ल्स मजबूरी में हार मान लेता है और शेम के साथ वहां से चला जाता है। उसी रात जब चार्ल्स ड्रिंक कर रहा होता है तो वो एक ओमिनस ब्लू हेड मैन के साथ डील करता है। गेस्ट असल में फॉक्सिया एम्पायर का एम्बेसडर है। जब चार्ल्स उसे बताता है कि प्रिंसेस फ्लोरा के किडनैपिंग में रियो इन्वॉल्व था तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। असल में वो वही मास्क मैन है जिसने रेड क्रिस्टल क्रश करके हमलावर को मार दिया था। एक दिन सीलिया क्लास को मैजिक सिखा रही होती है और सभी स्टूडेंट्स को लाइट और स्पेल प्रैक्टिस करने को कहती है। बाकी रॉयल स्टूडेंट्स आसानी से स्पेल पूरा कर लेते हैं, लेकिन रियो ऐसा नहीं कर पाता। उसका मैजिक अलग तरह का होता है जो दूसरों से कंप्लीटली अलग है। रियो अपनी एबिलिटीज को पूरी तरह समझ नहीं पाता और सबसे छुपा लेता है ताकि किसी का अनड्यू अटेंशन उसकी ओर ना जाए। क्लास के बाद स्टुअर्ट नाम का एक और रॉयल स्टूडेंट रियो पर आरोप लगाता है कि वो गर्ल्स को मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन सीलिया तुरंत उसका बचाव करती है। स्टुअर्ट वार्निंग देता है कि रियो को उसे नाराज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ह्यूगनॉट के पावरफुल हाउस से है। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लेसन के लिए बाहर जाते हैं। उन्हें पहाड़ी जंगलों से होकर एक टारगेट तक पहुंचने के लिए एक टीम के रूप में काम करना होता है। अल्फोंस ग्रुप का लीडर बनता है और सभी को डेंस फॉरेस्ट में ले जाता है। वो रियो को आदेश देता है कि वो ग्रुप के मेंबर्स के बैग्स उठाए और कहता है कि उसमें मैजिक की पावर नहीं है, इसलिए मॉन्स्टर्स से लड़ाई में उसका कोई यूज नहीं होगा। लेकिन यह साफ था कि उसकी असली वजह सिर्फ रियो के प्रति उसकी नापसंदगी थी। फिर भी रियो इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है और ग्रुप अपनी जर्नी शुरू करता है। रास्ते में उनका सामना वॉन्डरिंग घोस्ट्स के झुंड से होता है। बाकी लड़के स्पेल्स का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट करते हैं और उन आत्माओं से लड़ाई करते हैं। छोटी सी फाइट के बाद ग्रुप जीत जाता है और आगे बढ़ता है, लेकिन शैडोज में छुपा प्रॉक्सिया का एम्बेसडर रियो पर नजर रख रहा था। अब उसकी दिलचस्पी रियो में बढ़ गई थी। उसे लगता था कि इस लड़के के पास रेयर स्पिरिट मैजिक है। कुछ समय बाद ग्रुप अपने रास्ते के अंत में एक क्लिफ पर पहुंचता है। अचानक स्पीयर से लैस विशाल ऑर्क्स घात लगाकर उन पर हमला कर देते हैं। इस अराजकता में स्टुअर्ट घायल हो जाता है और गलती से प्रिंसेस फ्लोरा को क्लिफ से नीचे धकेल देता है। रियो समय रहते ये देख लेता है और तुरंत कूदकर उसे पकड़ लेता है। वो फ्लोरा को ऊपर धकेल देता है, लेकिन खुद नीचे गिर जाता है। ऊपर वापस आकर अल्फोंस ग्रुप को लीड करता है और वो मिलकर ऑक्स को हराने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट स्टुअर्ट पर आरोप लगाते हैं कि उसी ने फ्लोरा को धक्का दिया था, लेकिन स्टुअर्ट झूठ बोलता है और ब्लेम रियो पर डाल देता है। फ्लोरा तुरंत रियो का बचाव करती है, लेकिन बाकी लोग स्टुअर्ट की बात पर विश्वास कर लेते हैं। तभी अचानक एक विशाल मिनोटॉर हमला कर देता है। ये देखकर अधिकांश स्टूडेंट्स डरकर भाग जाते हैं। फ्लोरा वहीं रुक जाती है क्योंकि वो वुंडेड साथियों को हील कर रही होती है। तभी मिनोटॉर इस पर वार करने ही वाला होता है कि रियो वापस लौट आता है। अपनी तलवार से वो उस दैत्य का हाथ काट देता है और फ्लोरा को एस्केप करने को कहता है। रियो पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ता है और अंत में उसका सिर काटकर जीत हासिल करता है, लेकिन वो तुरंत गायब हो जाता है ताकि कोई उसे देख ना ले, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अब भी ये मानते थे कि उसी ने फ्लोरा को क्लिफ से गिराया था। कई दिनों बाद भी रियो का कोई पता नहीं चलता और उसे ऑफिशियली मिसिंग मान लिया जाता है। रॉयल एकेडमी में सीलिया एक दिन ड्यूक ह्यूगनॉट की बातें सुन लेती है। वो ये प्लान बना रहा था कि पब्लिक में रियो को दोषी ठहराया जाए। वो जानता था कि स्टुअर्ट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फिर भी सच छुपाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद रियो चुपके से सीलिया की लेबोरेटरी में उससे मिलने आता है। उसे देखकर सीलिया राहत की सांस लेती है। वो रियो को कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताती है और गुस्से से भर जाती है, लेकिन रियो काम रहते हुए कहता है कि कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। मुसीबतों से बचने के लिए वो यागुमो रीजन जाने का फैसला करता है, जहां उसके एंसेस्टर्स रहते थे। वो सीलिया से वादा करता है कि वो फिर मिलेंगे। रियो के जाते ही सीलिया का हार्ट टूट जाता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि वो उससे प्रेम करने लगी थी।
3 दिन की यात्रा के बाद रियो गलाक किंगडम पहुंचता है। वो मार्केट में जाता है और कुछ फूड और स्पाइसेस खरीदता है। उसे पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सामान लेने के बाद वो जंगल की ओर अपनी जर्नी जारी रखता है। यात्रा के दौरान वो एक बीस्ट गर्ल बेहोश पड़ी मिलती है। जैसे ही वो पास जाता है, लड़की अचानक जागती है और उस पर पॉइजनस नीडल थूक देती है। रियो उसे लात मारकर दूर करता है, लेकिन जहर का असर उसकी आंखों को धुंधला करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके ईयर्स जानवर जैसे हैं। वो समझ जाता है कि ये कोई मॉन्स्टर गर्ल है। अपने स्पिरिट मैजिक का यूज करके वो पॉइजन को न्यूट्रल कर देता है। ये देखकर लड़की अनाउंस करती है कि वो उसे मार डालेगी और अपने डैगर से हमला करती है। रियो उसे गिरा देता है और एक मंत्र से उसे शांत कर देता है, जिससे वो सो जाती है। जांच करते हुए वो उसकी गर्दन पर एक सबमिशन कॉलर पाता है। रियो वो कॉलर हटाने के लिए वही मंत्र पढ़ता है जो उसने एक बुक से सीखा था। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि इस लड़की का नाम लतीफा है। उसकी भी मौत हरूतो की तरह ट्रेन एक्सीडेंट में हुई थी और वो इसी फैंटेसी वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हुई, लेकिन इस बार बीस्ट गर्ल के रूप में। बाद में ह्यूगनॉट फैमिली ने उसे पकड़ लिया और अपनी डंजन में कैद कर लिया। वहां स्टुअर्ट रोज उसके साथ क्रूअल्टी करता था। कुछ देर बाद लतीफा जागती है और रियो से जानकर कि उसने उसका कॉलर हटा दिया है, खुशी से आंसू बहाते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। वो बताती है कि उसे अपने मालिक के बारे में सिर्फ स्टुअर्ट का नाम पता है। रियो तुरंत समझ जाता है कि ये वही स्टुअर्ट है जो रॉयल अकेडमी में है और ह्यूगनॉट फैमिली ने लतीफा को रियो की जान लेने भेजा था। लतीफा कहती है कि अब वो उसे नहीं मारेगी। रियो उसे पूरी तरह से आजाद कर देता है, लेकिन लतीफा इंसिस्ट करती है कि वो रियो के साथ ट्रैवल करेगी। उसका डेस्टिनेशन भी ईस्ट में है, जहां फॉरेस्ट ऑफ स्पिरिट्स है, जहां बीस्टमैन और डेमी ह्यूमंस शांति से रहते हैं। रियो मान जाता है और दोनों डेंजरस एडवेंचर्स के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक रात लतीफा नींद में टोक्यो में अपने पेरेंट्स के बारे में बात करने लगती है। रियो ये सुनकर समझ जाता है कि वो भी उसी एक्सीडेंट का शिकार थी, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहता। कुछ रातों के बाद लतीफा को भयानक नाइटमेयर्स आने लगते हैं। रियो अपने स्पिरिट आरा से उसे काम करता है। तभी अचानक उनके कैंप की फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। रियो बाहर जाकर चेक करता है तो देखता है कि एक बड़ा वुल्फ खड़ा है। अचानक वो चमकती लाइट में वैनिश हो जाता है। रियो सेंसिंग मैजिक से डिटेक्ट करता है कि वहां 3 डेमी ह्यूमंस मौजूद हैं। उनमें से 2 लतीफा को स्लीपिंग स्टेट में पाते हैं और ये जान जाते हैं कि उसे स्पिरिट मैजिक से सुलाया गया है। नतीजतन वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि रियो ने लतीफा का किडनैप किया है और युत्सुमा नाम का एक व्यक्ति उस पर एक पावरफुल मैजिक ब्लास्ट करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। बाद में जब रियो की आंखें खुलती हैं तो वो पाता है कि उसे डेमी ह्यूमंस ने बेड से बांध रखा है। अचानक लतीफा जागती है और रियो को देखने के लिए दौड़ती है। जब उसे पता चलता है कि क्या हुआ है, अपनी गलती रियलाइज करने पर डेमी ह्यूमन लड़कियां रियो से उसे पकड़ने के लिए माफी मांगती हैं और उसकी चेन्स को हटा देती हैं। उनमें से उर्सुला नाम की एक एल्डर वुमन भी उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो रिकवरी के लिए इस रूम में ठहर सकता है। अगली सुबह वो रियो को उस गांव में जगाती है जहां डेमी ह्यूमंस उसे और उसके लीडर के पास ले गए थे। उर्सुला उसे पूरी जगह दिखाती है। वो उसे एक विशाल ट्री के पास ले जाती है जिसे वॉर्ड ट्री कहते हैं, जहां पावरफुल ट्री स्पिरिट ड्रायस निवास करती है। इसके बाद वो उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाती है जहां वो की मुलाकात डोमिनिक नाम के एक ड्वार्फ और सिल्डोरो नाम की एक एल्फ से होती है जो पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मीटिंग में एल्डर्स पिछली मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगते हैं और लतीफा को स्लेवरी से बचाने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। अपनी ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हुए वो उससे पूछते हैं कि बदले में वो क्या चाहता है। तब रियो उनसे विलेज में रहने और उसे स्पिरिट आर्ट्स और कॉम्बैट सिखाने का अनुरोध करता है। वो खुशी खुशी उसकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं और अचानक एक ग्रीन हेड गर्ल हवा में उड़ती हुई उनके सामने प्रकट हो जाती है। रियो को पता चलता है कि वो ड्रायस है, वॉर्ड ट्री की स्पिरिट। ड्रायस को रियो के अंदर एक स्पिरिट ऑरा महसूस होती है और वो मान लेती है कि उसका किसी स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हालांकि रियो को ऐसा कुछ याद नहीं होता, लेकिन जब ड्रायस उसके फेस को छूती है तो वो कंफर्म करती है कि उसके अंदर इमेंस मैजिकल एनर्जी है। वो बताती है कि उसके अंदर इतनी पावर इसलिए है क्योंकि उसकी सोल के अंदर एक स्पिरिट सो रही है। बाद में ऑर्फिया रियो को एक घर में ले जाती है जहां लतीफा और दूसरी डेमी ह्यूमन लड़कियां उसका इंतजार कर रही होती हैं। वो सभी साथ में मील शेयर करते हैं और उसके बाद सारा नाम की एक कैटगर्ल रियो और लतीफा को बताती है कि वो उसके ऑर्फिया और आल्मा नाम की एक डेमी ह्यूमन लड़की के साथ रहेंगे। समय बीतने के साथ गांव के लोग रियो को स्पिरिट आर्ट्स और कॉम्बैट सिखाते हैं। वो उनसे और फेमिलियर हो जाता है और उनके रोजमर्रा के कामों में भी मदद करता है। दूसरी तरफ प्रॉक्सिया का एम्बेसडर राइज एक ब्लोंड हेड युवक के साथ ग्रिफिन पर सवार होकर एक केव के एंट्रेंस तक पहुंचता है।
वहां पहुंचकर राइज केव के अंदर चला जाता है, जबकि युवक बाहर इंतजार करता है। कुछ देर बाद राइज केव से एक विशाल वाइवन एग लेकर बाहर आता है और उसे उस युवक को सौंप देता है। फिर दोनों अपने ग्रिफिन पर सवार होकर एग के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इस बीच रियो को फॉरेस्ट विलेज में बसे हुए 1 साल हो चुका है और अब ग्रैंड स्पिरिट फेस्टिवल की रात के लिए प्रेपरेशंस हो रही हैं। जब रियो और विलेजर्स फेस्टिवल में फीस्ट एंजॉय कर रहे होते हैं, उसी समय राइज और वो युवक नाइट को रेस्ट करने के लिए किसी फॉरेस्ट में कैंप कर लेते हैं। राइज उस आदमी को एक रेड पिल देता है और उसे निगलने के लिए कहता है। वो क्लेम करता है कि अगर वो इसे खा लेगा तो उसकी लोकेशन हर समय ट्रेस की जा सकेगी। युवक बिना हिचकिचाहट पिल निगल लेता है। राइज फिर उसे एग की देखभाल के लिए छोड़कर खुद आसपास सर्वे करने निकल जाता है। फॉरेस्ट विलेज में वापस आकर रियो लतीफा को कुछ देर के लिए वॉक पर ले जाता है। वॉक के दौरान वो उसे बताता है कि अब उसका विलेज में समय समाप्त हो रहा है। रियो कहता है कि वो जल्द ही अपने एंसेस्टर्स की लैंड की ओर जर्नी कंटिन्यू करेगा और इसके लिए उसे सब कुछ छोड़ना होगा। लतीफा उससे कहती है कि वो उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन रियो मना कर देता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता आगे कितने डेंजर्स होंगे, इसलिए वो उसे रिस्क में नहीं डालना चाहता। लतीफा ये सुनकर अपसेट हो जाती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है। इस बीच एल्डर्स एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वाइवर्न्स का एक बड़ा स्वॉर्म उनकी ओर आ रहा है। वाइवन केव में वापस आकर राइज सारे एग्स चुराना शुरू कर देता है और उन्हें कहीं और ले जाता है। आसमान में उड़ते हुए डेमी ह्यूमंस जंगल में उस ब्लॉन्ड बॉय को देखते हैं और उसकी जांच करने का फैसला करते हैं। जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो वो घबरा जाता है और ग्रिफिन पर सवार होकर भागने लगता है। जैसे ही वो उड़ता है, वाइवर्न्स अचानक उसका पीछा करने लगते हैं और सारा देखती है कि वे सीधे विलेज की ओर बढ़ रहे हैं। केव में वापस जाकर राइज सारे एग्स निकाल लेता है और फिर एक रेड स्टोन बाहर निकालता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने उस छोटे लड़के को निगलने के लिए कहा था। वो स्टोन क्रश कर देता है और जैसे ही ऐसा होता है, वो युवक हवा में ही खून थूकते हुए मर जाता है और ग्रिफिन से नीचे गिर जाता है। अभी भी हवा में उड़ते हुए सारा एक स्पिरिट वुल्फ समन करती है और अल्मा उस पर सवार हो जाती है। इस बीच जमीन पर दुखी लतीफा जंगल में भटक रही होती है। अचानक उस युवक द्वारा गिराया गया वाइवन एग उसके सामने जमीन पर गिरकर टूट जाता है। एग का पीछा करते हुए सबसे बड़ा वाइवन वहीं आ धमकता है, जिससे लतीफा बुरी तरह डर जाती है। गुस्से से भरा ये मॉन्स्टर अपने मुंह से एक विशाल फायरबॉल निकालकर लतीफा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अल्मा सही समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। वो एक माइटी लायन स्पिरिट समन करती है जो वुल्फ के साथ मिलकर वाइवन पर अटैक करता है, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स के बावजूद लायन और वुल्फ वाइवन को डिफीट नहीं कर पाते। लतीफा उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और सारे स्पिरिट बीस्ट्स उस पर हमला कर देते हैं। तभी लतीफा ट्रैप में फंस जाती है और जैसे ही वाइवन उस पर फेटल ब्लो करने वाला होता है, रियो वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। उसे सेफ जगह पर पहुंचाने के बाद रियो अपनी पावर्स को बूस्ट करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और केवल फिस्ट्स और किक्स से ही वाइवन पर अटैक करता है। वाइवन फिर रियो पर एक पावरफुल फायर ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो उसे रोककर एक विशाल एनर्जी स्फीयर बनाता है, जिसे वो उसके मुंह में डालकर उसे खत्म कर देता है। सबसे बड़े वाइवन के डिफीट होने के बाद बाकी सभी पीछे हट जाते हैं और सभी डेमी ह्यूमंस ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि रियो ने सबसे पावरफुल वाइवन को इतनी इजीली कैसे हरा दिया। नेक्स्ट डे लतीफा आखिरकार मान जाती है कि रियो जा रहा है, तो वो बताती है कि वो भी कभी जापान में ह्यूमन थी, लेकिन डेथ के बाद इस फैंटेसी वर्ल्ड में रीबॉर्न हो गई थी। रियो ये पहले से ही जानता था, लेकिन वो बस उसे इतना बताता है कि उसका भी इसी वर्ल्ड में रीबर्थ हुआ था। थोड़ी देर बाद रियो एल्डर्स और विलेजर्स को अलविदा कहता है। फेविल गिफ्ट के रूप में डोमिनिक उसे अपनी स्पिरिट मैजिक को अवेकन करने के लिए एक मिथ्रिल स्वॉर्ड और वाइवन की स्किन से बना ब्लैक आर्मर देता है। एल्व्स उसे पोशंस और रेमेडीज देते हैं, जबकि बीस्ट पीपल उसे फूड और रैशंस देते हैं। एंड में सिल्डोरा उसे एक मैजिकल स्टोरेज डिवाइस देती है, जिसका यूज वो अपनी जर्नी के दौरान सभी गिफ्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए कर सकता है। रियो उन सभी का धन्यवाद करता है और प्रॉमिस करता है कि अगर उन्हें कभी उसकी हेल्प की जरूरत पड़ी तो वो उन्हें बचाने के लिए वापस आएगा। इसके बाद वो लतीफा को फाइनल गुड बाय देकर चला जाता है। यागुमो रीजन में पहुंचने के 2 हफ्ते के बाद भी रियो को अपने पेरेंट्स के बारे में कोई क्लू नहीं मिलता। कुछ समय बाद वो कारासुकी विलेज पहुंचता है, जहां उसे चीफ के पास भेजा जाता है, जो युबा नाम की एक बूढ़ी औरत है। जब वो उससे मिलता है तो वो अपने फादर जेन और मदर अयामे के बारे में पूछता है। जैसे ही वो नाम लेता है, युबा उन्हें पहचान लेती है और उसे कुछ सरप्राइजिंग जानकारी देती है। पता चलता है कि युबा रियो की ग्रैंडमदर जेन की मदर है। जब वो उसे उसके पेरेंट्स के लिए बनाई गई ग्रेव्स पर ले जाती है तो ये बात प्रूव हो जाती है। रियो कब्रों के सामने झुककर रिस्पेक्ट देता है और युबा उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स को कई साल पहले किसी रीजन से विलेज छोड़ना पड़ा था, जो वो अभी उसे रिवील नहीं कर सकती। फिर वो उसे गांव में उसके साथ रहने को कहती है, जब तक कि वो बताने के लिए तैयार ना हो जाए। रियो इसकी कंडीशन मान लेता है। युबा के घर वापस आकर रियो पता करता है कि वो रूरी नाम की एक लड़की के साथ रहती है, जो उसकी कजन है। नेक्स्ट डे रियो घर में सेटल हो जाता है और घर के कामों में मदद करने लगता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि युबा और रूरी दोनों ही उसकी तरह स्पिरिट मैजिक का यूज कर सकते हैं। दोपहर में रूरी की फ्रेंड सायो और उसका भाई शिन लंच के लिए आते हैं।
कुछ देर बाद शिन रियो को हंटिंग के लिए जंगल में ले जाता है, जहां वो डूरा नाम की एक हंट्रेस की मदद करते हैं। कई कोशिशों के बाद भी शिन एक भी फिश नहीं पकड़ पाता, लेकिन रियो एक टैलेंटेड हंटर साबित होता है क्योंकि वो पहली कोशिश में ही सक्सेस पा लेता है। ये देखकर शिन को जेलसी होती है। समय बीतने के साथ रियो विलेजर्स से और भी घुल मिल जाता है और उनके अलग अलग वर्क्स में उनकी मदद करता है। कुछ ही दिनों में वो कारासुकी के लोगों के बीच काफी पॉपुलर और प्रिय हो जाता है। एक दिन युबा उसे बुलाती है और एक रिक्वेस्ट रखती है। वो उसे रॉयल कैपिटल जा रहे मर्चेंट्स को राइस सेल करने के लिए ले जाने को कहती है। रियो मान जाता है, लेकिन तभी उनका ध्यान शिन और गान नाम के एक एरोगेंट आदमी के बीच हो रही हीटेड आर्ग्यूमेंट पर जाता है। गान पास के एक विलेज का चीफ का बेटा है और अपनी कार्ट रिपेयर के दौरान युबा के घर में रहने की डिमांड करता है। बहस के दौरान गान अनाउंस करता है कि वो एक दिन रूरी से शादी करेगा क्योंकि वो युबा की ओनली हेयर है। ये सुनकर शिन अपना कंट्रोल खो देता है और गान पर अटैक कर देता है। वो उसे पंच करता है, लेकिन उसकी कोशिश फेल हो जाती है क्योंकि गान जल्दी ही उस पर हावी हो जाता है। गान शिन को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे सीरियस हार्म पहुंचा पाता, युबा आ जाती है और इस अनफेयर फाइट को रोक देती है। एल्डर लीडर इस इंसिडेंट को नजरअंदाज कर देता है, ये मानते हुए कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और गान को उसकी कार्ट रिपेयर होने तक गेस्ट हाउस में रहने की परमिशन दे देता है। गान से प्रोटेक्शन के लिए युबा सायो को अपने घर में रहने देती है। उसी रात रियो रूरी से मिलता है और उसे एक रेड चार्म देता है। वो बताता है कि यह एक प्रोटेक्टिव चार्म है और उसे अपने रूम के एक कोने में रखने को कहता है। गेस्ट हाउस में कहीं और गान अपने लेजी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंकिंग और गॉसिप कर रहा होता है। उनकी बातों से पता चलता है कि कार्ट एक्सीडेंट रियल नहीं था। उन्होंने जानबूझकर उसे तोड़ा था ताकि कारासुकी विलेज में रहकर अपनी इविल प्लानिंग कर सकें। नेक्स्ट डे एक मैन घोड़े पर सवार होकर आता है। वो बहुत काइंड लगता है और अपना इंट्रोडक्शन हयाते नाम के एक टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में देता है। अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ हयाते विलेज की क्रॉप्स की जांच करता है और इसके बाद युबा उसे अपने घर बुलाती है, जहां वो डिनर करता है। उस रात बाद में गान चुपके से रूरी और सायो के रूम में घुस जाता है। जब लड़कियां सो रही होती हैं तो वो अपनी इविल प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन रियो को कमरे में आते देखकर रुक जाता है। रियो को रूरी को पहले दिए गए प्रोटेक्टिव चार्म की वजह से बिल्डिंग में उसकी प्रेजेंस का आभास हो गया था। बिना किसी हिचकिचाहट रियो गान को पकड़ लेता है और उसकी बुरी तरह बीटिंग करता है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने लड़कियों के रूम में इंट्रूजन की थी। दुर्भाग्य से गान रियो को उस आदमी की भी याद दिला देता है जिसने उसकी मदर को मारा था, इसलिए उसे और भी ज्यादा रेज मिलती है। रियो गान को इतनी जोर से पंच करता है कि वो लगभग मर ही जाता है, लेकिन हयाते ठीक समय पर रूम में पहुंचकर उसे रोक देता है। गान के सीरियस घावों को हील करने के लिए अपने मैजिक का यूज करते हुए हयाते रियो को भरोसा दिलाता है कि वो अगले दिन अटैकर को एक प्रिजन कैंप में ले जाएगा। इसके बाद रियो अकेले समय बिताने के लिए बाहर जाता है और थॉट्स में खोया हुआ उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी मदर का रिवेंज लेने के मिशन को पूरी तरह से भूल गया था। वो सोचता है कि हारुतो की मेमोरीज और पर्सनैलिटी उसके साथ मर्ज होने के बाद उसकी लाइफ कितनी बदल गई है, और वो गान को किल कर सकता था, लेकिन हारुतो ने उसके डार्क इंपल्सेस को दबा दिया था। नेक्स्ट डे रियो पिछली रात के अपने वायलेंट बिहेवियर के लिए सबसे माफी मांगता है, लेकिन डांट खाने के बजाय सभी उसे लड़कियों को बचाने के लिए थैंक्स करते हैं। फेयरवेल प्रॉमिस के अनुसार हयाते गान और उसके गुंडों को एक कैरेज में बिठाकर प्रिजन कैंप ले जाता है। हयाते के जाने से पहले युबा उसे अपने फादर ग्यूकी को देने के लिए एक लेटर देती है। उसी समय शिन, डोरा, सायो और रियो रॉयल कैपिटल की ओर निकल पड़ते हैं, जहां वो अपना राइस सेल करेंगे। कुछ दिनों की जर्नी के बाद वो कैपिटल पहुंचते हैं और ठहरने की जगह ढूंढते हैं। बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं, जबकि डोरा शिन और रियो को ड्रिंक्स के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं और शिन रियो को उस रात उसकी सिस्टर को गान से बचाने के लिए पर्सनली थैंक्स देता है। थोड़ी देर बाद शिन सायो को मार्केट ले जाने का डिसाइड करता है और उसे फर्स्ट मीटिंग से केयर करने के लिए कुछ गिफ्ट देने का ऑफर करता है। मार्केट पहुंचने पर सायो एक हेयर डेकोरेशन चुनती है और रियो उसे उसके लिए बाय कर लेता है। इस जेंटल बिहेवियर से सायो को रियलाइज होता है कि शायद उसके दिल में रियो के लिए डीप फीलिंग्स पैदा हो गई हैं और वो सोचती है कि क्या वो उससे प्यार करती है। दूसरी ओर हयाते एक बड़े मैंशन में पहुंचता है और अपने फादर ग्यूकी को वो लेटर देता है जो युबा ने उसे विलेज छोड़ने से पहले दिया था। लेटर पढ़ते ही ग्यूकी के चेहरे पर सरप्राइज की लहर दौड़ जाती है। कुछ समय बाद ग्यूकी रियो को ढूंढता है और उसे अपने घर बुलाता है। पता चलता है कि ग्यूकी और उसकी वाइफ केइको कभी रियो की मदर अयामे के सर्वेंट्स हुआ करते थे, जो कभी कारासुकी के रॉयल फैमिली की डॉटर थीं। 20 साल पहले कारासुकी किंगडम और रोकुरिन किंगडम के बीच वॉर चल रहा था। रिजल्ट ये हुआ कि रियो के फादर जेन, जो कारासुकी आर्मी में सोल्जर थे, हायर रैंक्स तक पहुंच गए और उन्हें ग्यूकी के विरुद्ध प्रैक्टिस मैच खेलने का अवसर मिला। दोनों के बीच एक इंटेंस ड्यूल हुआ और बाद में ग्यूकी ये मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि जेन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉरियर था। ग्यूकी जेन की स्वॉर्डमैनशिप और कॉम्बैट स्किल से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने उसे रॉयल फैमिली का गार्डियन बनने का सजेशन दिया। रॉयल गार्डियंस में शामिल होने के बाद जेन की मुलाकात अयामे से हुई और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। लगभग उसी समय कारासुकी एम्पायर ने रोकुरिन एम्पायर के साथ पीस ट्रीटी साइन किया, जिससे दोनों नेशंस के बीच शांति स्थापित होने की उम्मीद थी। लेकिन ट्रीटी के दौरान रोकुरिन एम्पायर के प्रिंस ने अयामे में इंटरेस्ट दिखाया और अपने सर्वेंट को उसका किडनैप करने का ऑर्डर दिया। हालांकि सर्वेंट के ऐसा करने से पहले ही जेन टाइमली आकर उसे हरा देता है और अयामे को बचा लेता है। दुर्भाग्य से जेन ने उसे सिर्फ बेहोश नहीं किया बल्कि गलती से किल कर दिया। जल्द ही ये खबर फैल गई और रोकुरिन प्रिंस इतना फ्यूरियस हुआ कि उसने जेन को तुरंत एग्जीक्यूट करने का आदेश दे दिया। उसने दोनों किंगडम्स के बीच पीस बनाए रखने की शर्त के रूप में अयामे से मैरिज की मांग भी रखी।
कोई और ऑप्शन ना होने पर जेन और अयामे एक साथ किंगडम छोड़कर भाग गए। ग्यूकी ने रियो को जो कहानी सुनाई उसे खत्म करते हुए उसने उसे अपने ग्रैंड पेरेंट से मिलने का निमंत्रण दिया, जो वर्तमान में कारासुकी किंगडम के किंग और क्वीन है। नेक्स्ट डे रियो रॉयल पैलेस जाता है और किंग होमुरा और क्वीन शिजुकी से अपना परिचय देता है। फिर भी थोड़ा सरप्राइज्ड होता है कि वे उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। फिर वो उन्हें कहानी सुनाता है कि कैसे अयामे की मर्डर लूसियस नाम के एक रेड हेयर्ड मैन ने क्रूअल्टी से की थी। रियो को याद आता है कि लूसियस एक एडवेंचरर था जो उसके फादर जेन के साथ काम करता था। उसे अपना बचपन याद आता है और कैसे लूसियस ने उसके फादर के डेथ के बाद उसकी बहुत मदद की थी। लेकिन एक दिन अचानक उसने अटैक कर दिया और रियो को एक अजीब पोशन पिला दी। अयामे ने यह सब होते देखा, इसलिए उसने रियो को बचाने की कोशिश की, लेकिन लूसियस के हाथों उसकी डेथ हो गई, जिसके फेस पर उस समय एक सिनिस्टर एक्सप्रेशन था। उस घटना के बाद रियो की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि वो खुद को स्लम्स में पाता था जहां वो मिजरेबल जिंदगी जी रहा था, जब तक कि उसकी मुलाकात प्रिंसेस फ्लोरा से नहीं हुई। अपनी कहानी समाप्त करते हुए वो स्वेयर करता है कि वो एक दिन अपनी मदर का रिवेंज लेगा, और किंग उसका साथ देता है। रियो को इस मिशन के लिए तैयार करने के लिए उसके ग्रैंडफादर पहले उसकी स्ट्रेंथ की परीक्षा लेने का डिसाइड करते हैं और उसे ग्यूकी से मुकाबला करवाते हैं, जो कारासुकी का सबसे पावरफुल वॉरियर है। किंग और क्वीन के बैठने के बाद उनके बीच कोर्टयार्ड में ड्यूअल शुरू होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त ड्यूअल शुरू होता है और शुरुआत में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों बराबरी पर हैं, लेकिन ग्यूकी ने इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वो गंभीर हो गया और अपनी तलवार को मैजिकल एनर्जी से भरते हुए रियो पर एक भयंकर वार करता है। उस क्षण ऐसा लगता है कि युवक का खेल खत्म हो गया, लेकिन रियो एक चतुर वाटर स्पेल से इस शक्तिशाली हमले का जवाब देने में सफल हो जाता है और अपनी तलवार ग्यूकी की गर्दन तक पहुंचा देता है। इस तरह वो मैच जीत जाता है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद किंग होमुरा गहराई से प्रभावित होते हैं और तुरंत ये निष्कर्ष निकालते हैं कि रियो को और किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। उसी रात बाद में रियो छोटे से गांव लौटता है और युबा के घर पहुंचकर रूरी को बताता है कि वे दोनों चचेरे भाई हैं और वो कारासुकी एम्पायर का राजकुमार है। फिर रियो बताता है कि वो 1 वर्ष के भीतर गांव छोड़ने का इरादा रखता है, क्योंकि वो अपनी होमलैंड पर लौटना चाहता है जहां वो पला बढ़ा है। लेकिन इस बीच वो उनके और गांव वालों के साथ और समय बिताना चाहता है। समय के साथ रियो खेती करने, शिकार करने और अन्य कामों में गांव वालों की मदद करता रहता है। एक दिन खेत में चावल बोते समय वो सेयो से कहता है कि वो जल्द ही एक जर्नी पर निकलेगा। ये सुनकर सेयो के दिल पर गहरी चोट लगती है और वो रो पड़ती है। हालांकि इसे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन रूरी बीच में आ जाती है और रियो उसके आंसुओं से अनजान रह जाता है। अगले 6 महीने तक सेयो रोजाना अपनी स्पिरिचुअल आर्ट्स का अभ्यास करती है। जब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि वो पर्याप्त मजबूत हो गई है, तब वो रियो को जंगल में ले जाकर अपने दिल की बात कहती है। वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन रियो उसे समझाता है कि उनका साथ संभव नहीं है, क्योंकि उसे जल्द ही गांव छोड़ना है। उसके साथ रहने की चाह में सेयो बताती है कि वो लगातार ट्रेनिंग कर रही है और दावा करती है कि वो उसकी जर्नी में शामिल होने के लिए अब काफी शक्तिशाली हो गई है। लेकिन रियो अपने फैसले पर अड़िग रहता है और उससे माफी मांगकर उसे पहले से भी ज्यादा उदास कर देता है। कुछ समय बाद आखिरकार वो दिन आता है जब रियो गांव छोड़ने के लिए तैयार होता है। वो युबा, रूरी और गांव वालों को अलविदा कहता है और अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ता है। उसके जाते ही सेयो गांव के बाहर उसका इंतजार करती है और अंततः इस सत्य को स्वीकार कर लेती है। वे दोनों फेयरवेल कहते हैं और किसी दिन फिर मिलने का वादा करते हैं। यात्रा के दौरान रियो एक जंगल के गांव में रुकता है, जहां उसकी मुलाकात लतीफा और अन्य डेमी ह्यूमन से होती है। गर्मजोशी से स्वागत मिलने के बाद रियो कुछ महीनों तक वहीं रहने का निर्णय लेता है। यहां रहते हुए उसके मन में एक ऐसा घर बनाने का विचार आता है जिसे वो अपने स्पेस टाइम स्टोरेज डिवाइस में रखकर यात्रा कर सके। डोमिनिक इस विचार से प्रभावित होता है और घर बनाने का प्रस्ताव रखता है। एक दिन रियो की नींद खुलती है और वो अपने बिस्तर पर एक अजीब सी नग्न पिंक बालों वाली लड़की को देखता है। रियो चौंक जाता है, लेकिन वो रहस्यमयी लड़की बताती है कि वो एक स्पिरिट है जिसने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, हालांकि उसे याद नहीं कि कैसे। उसे ये भी नहीं पता कि वे कैसे अलग हुए और उसे अपना नाम भी याद नहीं है। वो बताती है कि उसे बस इतना ही पता है और टेलीपैथिक तरीके से रियो को हुयुरिदो कहकर पुकारती है। अपने पास्ट लाइफ के बारे में किसी को ना बताने का वादा लेने के बाद वो रियो से अपना नाम रखने के लिए कहती है। वो लड़की अपने लिए स्पिरिट मैजिक से कपड़े बना लेती है और तभी रियो को अपने बचपन के दोस्त महारू की याद आने लगती है। अचानक उसके मन में एक नाम आता है, आइशिया, जिसका मतलब है खूबसूरत वसंत, जो किसी भी भाषा की सीमा से परे है। वो लड़की उस नाम को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद रियो उसे ड्रायस के पास ले जाता है, लेकिन पेड़ की स्पिरिट को भी ये नहीं पता चलता कि आइशिया ने अपनी मेमोरी क्यों खो दी। आइशिया बीच में बताती है कि वो स्पिरिट मैजिक के सभी एलिमेंट्स में निपुण है, जो अत्यंत रेयर है।
उसकी शक्ति को परखने के लिए रियो उससे ड्यूएल करता है। लड़ाई के दौरान रियो अपने सारे कौशल और मैजिकल अटैक्स का यूज करता है, लेकिन अंत में ऐसा प्रतीत होता है कि वे बराबरी पर है, क्योंकि आयशिया हर अटैक का जवाब देने और उसकी टेक्निक्स को दोहराने में सक्षम है। लड़ाई समाप्त होने के बाद ड्रायस ये निर्णय लेता है कि वो आयशिया को स्पिरिट्स के बारे में सब कुछ सिखाएगा। दिन बीतते हैं और आयशिया जंगल के गांव में रहना सीख जाती है। इस बीच डोमिनिक रियो का घर पूरा कर देता है। सूर्या उसे बताता है वो 2 दिन में गांव छोड़ देगा। जाने से पहले एल्डर्स उसे उपहार देते हैं। उर्सुला उसे एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस देती है ताकि वो जब चाहे गांव लौट सके। सेल्डोरा उसे ऐसे ईयरिंग्स देती है जिनसे वो अपने बालों का रंग बदलकर डिस्गाइज हो सके। सबको फेयरवेल कहने के बाद रियो आयशा के साथ विदा लेता है। अपनी जन्मभूमि लौटने से पहले वो बेल्ट्रम किंगडम में सीलिया से मिलने का निश्चय करता है। राजधानी पहुंचकर रियो अपने बालों का रंग बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। अब अपने डिस्गाइज में रहते हुए वो और आयशा एक बेकरी में जाते हैं। वहां वे कुछ लोगों की बातें सुनते हैं और अगले दिन एक नोबेल की शादी की परेड की खबर पाते हैं। उसी रात रियो और आयशा रॉयल एकेडमी जाते हैं जहां सीलिया पढ़ाती है और चुपके से बिल्डिंग में प्रवेश कर जाते हैं। अंदर पहुंचकर वे बिना किसी को पता लगे गार्ड्स को चकमा देते हुए सीलिया की लैबोरेटरी तक पहुंचते हैं। लेकिन रियो ये देखकर दंग रह जाता है कि कमरा बिल्कुल खाली है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने पहले छोड़ा था। जवाब पाने के लिए बेताब रियो और आयशा लैबोरेटरी से बाहर निकलते हैं। रास्ते में जब उन्हें कुछ और टीचर्स मिलते हैं तो आयशा अपने स्पिरिट मैजिक का प्रयोग कर उनमें से एक को हिप्नोटाइज कर लेती है। अब सम्मोहित अवस्था में वो आदमी बताता है कि सीलिया की शादी रॉयल गार्ड चार्ल्स से होने वाली है। रियो को यह भी पता चलता है कि जब वो दूर था तब बेल्ट्रम किंगडम को प्रॉक्सिया एम्पायर से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। ह्यूबेनॉट फैमिली के राजधानी से भाग जाने के बाद आर्बर हाउस ने और ज्यादा पावर हासिल करने के लिए क्लेयर हाउस के साथ एक पॉलिटिकल मैरिज तय की। ये सुनकर रियो को लगता है कि सीलिया को जबरदस्ती चार्ल्स से शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसलिए वो एकेडमी छोड़ने के बाद उससे मिलने का निर्णय लेता है। इसी बीच अपने कमरे में सीलिया अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर चुकी है और शादी के बाद चार्ल्स की प्रॉपर्टी बनने के लिए तैयार है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और अगर इस शादी से उसकी फैमिली की सुरक्षा होती है तो वो समझौते के लिए राजी है। चाय पीते हुए वो अपने दराज में रखे उस लेटर को देखती है जो रियो ने सालों पहले भेजा था और चाहती है कि काश वो उसे एक बार और देख पाती, क्योंकि उसके दिल में अभी भी उसके लिए गहरी इमोशंस है। इमारत में छिपते हुए रियो आखिरकार सीलिया के कमरे में प्रवेश करता है। उसे इतने लंबे समय बाद देखकर सीलिया हैरान रह जाती है। 4 साल बीत चुके थे जब उसने उसे आखिरी बार देखा था, इसलिए उसका संयम बनाए रखना कठिन हो जाता है। हालांकि रियो ज्यादा चिंतित किसी और बात को लेकर है। वो सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या वो सचमुच चार्ल्स से शादी के अरेंजमेंट से खुश है। हालांकि ये साफ झलकता है कि वो झूठ बोल रही है। सीलिया जिद करती है कि वो इस मैरिज अरेंजमेंट से संतुष्ट है और खुशी से तैयार है। रियो को उसकी बातों पर शक होता है क्योंकि उसकी आंखों में कुछ और छिपा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाए, सीलिया उसे तुरंत जाने के लिए कहती है ताकि वे पकड़े न जाएं। वो डरती है कि अगर किसी को पता चला तो रूमर्स फैल जाएंगे या इससे भी बड़ी ट्रबल खड़ी हो सकती है। रियो के जाने के बाद सीलिया खुद को कमरे में बंद कर लेती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। अगले दिन शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं और चार्ल्स आखिरकार सीलिया को अपनी 6 और पत्नियों से मिलवाता है। वो औरतें उसका मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि वो उनमें सबसे नीची रैंक पर होगी। तभी प्रिंसेस क्रिस्टीना